तो दोस्तों, एक और नया दिन और एक नया किस्सा। मैं थोड़ा सा इस हफ्ते में कुछ हट के बातें कर रहा हूँ, क्योंकि बम्बई के किस्से कहानियाँ बहुत सारे साधनों पे, इंटरनेट पे, वेबसाइट्स पे, अखबारों में, मैगजीन्स में, या बहुत सारे लोगों को मुँह ज़बानी याद हैं, और कहीं ना कहीं चलते फिरते वो किस्से लोगों तक पहुँच ही जाते हैं। लेकिन मैं क्योंकि आपके साथ जुड़ा हुआ और मेरी ये दिली इच्छा है कि आपको हिंदुस्तान के अलग-अलग इलाकों में जो लोग उस समय में अंडरवर्ल्ड में किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व रहे हों, उन सब के बारे में, जिनको मैं पर्सनली मिला था। मैं कुछ सुने सुनाए किस्से नहीं सुना रहा हूँ, जो इधर की बात सुन के उधर नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने उनको देखा, जैसे पाया, वो हकीकत भरी बातें मैं आपके साथ साझी कर रहा हूँ। एक ज़माने में जैसे करीम लाला मुंबई में जो उनका स्थान था, एक अंडरवर्ल्ड डॉन, जेंटल डॉन, पठान, पठानों का लीडर, जो पठान कौम है उसके लीडर, और आम लोगों की का भला करना, कानून के साथ मिल के रहना, और जो करना भी है तो वो अपना एक इस तरीके से करना कि उनके दामन पे कोई खून खराबे का या किसी किस्म के इस किस्म का और कोई इल्ज़ाम नहीं लगे जो किसी तरह उनकी इज़्ज़त को ख़राब करे। अपना अपना धंधा करते थे, लेकिन किसी को तकलीफ़ नहीं होती थी आम सिटीज़न को उनके काम करने से। करीम लाला ने कभी किसी से कोई प्रोटेक्शन मनी नहीं मांगा, किसी से हफ्ता नहीं मांगा, किसी को जबरन तंग नहीं किया, किसी को किडनैप नहीं किया, किसी का मर्डर नहीं किया, किसी को चाकू नहीं मारा, छुरा नहीं मारा। तो इसी किस्म की एक और शख्सियत थी मध्य प्रदेश में, ख़ासतौर पर उसकी राजधानी भोपाल में, और उस शख्स का नाम था रूसी पठान। कोई हाइट करीम लाला जैसी लंबे चौड़ा पठान नहीं थे, मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा कद होगा और सेहत मेरे जैसी ही तकरीबन, लेकिन नाम इतना था और कि लोग उनके नाम की पूजा किया करते थे एक ज़माने में। आप पूरे मध्य प्रदेश में, ख़ास तौर पे भोपाल, इंदौर, इन इलाकों में आप रूसी पठान का नाम ले लीजिए और ये कह देता था कोई आदमी कि मैं रूसी पठान को जानता हूँ, तो लोग उसको बैठ के चाय पिलाते थे, उसकी सेवा करते थे, उसकी बात सुनते थे, उसकी तकलीफ़ का निवारा करते थे। ये एक गुडविल रूसी पठान की पूरे मध्य प्रदेश में चलती थी। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, पुलिस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स, सब उनके साथ उनका मिलना, बैठना, उठना, और उनका कुछ बातचीत करने का तरीका इतना बढ़िया, सरल, सहज, इज्जत करते थे हर आदमी की, लेकिन डेयरिंग बहुत थी। और जिस आदमी ने कोई गलत काम उनके साथ किया, जब समाज में गलत काम करता था, तो उसको माफ़ नहीं करते थे। ऐसी भी बातें सुनने में आई भोपाल में कि एक बार किसी बड़े आदमी ने स्टेज के ऊपर, वहाँ उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे विद्याचरण शुक्ल, उनको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, तो रूसी पठान ने स्टेज पे जाके उस आदमी को एक करारा थप्पड़ जड़ दिया था। तो ये उनके ऐसे उनकी दिलेरी के किस्से थे, और मुझे उनको कभी मिलने का मौका नहीं मिला था 93 के पहले। बात 1993 के ब्लास्ट की है, जब बम्बई में ये सीरियल ब्लास्ट हुए, तो उसके तार हिंदुस्तान के काफ़ी सारे शहरों से जुड़े हुए थे। सबसे ज़्यादा मुंबई और गुजरात, जहाँ पे हथियारों की लैंडिंग हुई थी, और गुजरात में जो हथियारों की बहुत बड़ा खजाना जो उतरा था, आरडीएक्स वगैरह और दूसरे हथियार, उनमें कहीं पुलिस को ये शक हुआ कि इसमें कहीं अब्दुल लतीफ़ का हाथ हो सकता है, क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा सरगना उस समय में गुजरात का था, या उसके सहयोगियों का हाथ हो सकता है। और वहाँ पे कुछ लोगों के तार जो थे वो भोपाल से जुड़े हुए थे, तो पुलिस को ये शक हुआ कि अगर वो तार भोपाल में जाके मिलते हैं कहीं, तो वो रूसी पठान के सिवा और किसी के साथ नहीं हो सकते। तो मुंबई की क्राइम ब्रांच की एक टीम रातों रात भोपाल पहुंची और रूसी पठान को अरेस्ट करके मुंबई ले आए। मुझे नहीं मालूम था कि रूसी पठान का नाम सुना था, उसके कारनामे सुने थे, लेकिन कहीं आमने सामने से देखा नहीं था। जैसे कि मैंने बताया, मैं समझता था
जैसे किस्से मैं सुनता हूँ वो लंबा चौड़ा पठान होगा, बड़ा ख़तरनाक किस्म का दिखाई देने वाला होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। जब मैंने क्राइम ब्रांच में 1-2 दिन के बाद उनको एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाते हुए इंटरोगेशन के लिए देखा, तो मैं खुद दंग रह गया कि इस आदमी से पूरा मध्य प्रदेश कामता है। वो आदमी तो देखने में इतना डरावना लगता ही नहीं है। वो तो एक आम सा इंसान है। आम अगर वो रोड पे चलता हो तो कोई कह नहीं सकता कि ये कोई बहुत बड़ा नामचीन बदमाश या अंडरवर्ल्ड का सरगना हो सकता है। तो मैंने देखा और 2-3 दिन के बाद बड़े अखबारों में खबरें छप गई, मध्य प्रदेश का अंडरवर्ल्ड का डॉन, पठानों का लीडर, रूसी पठान बम ब्लास्ट में अरेस्टेड। और वो शुरुआती अरेस्ट में पहली अरेस्ट थी वो मध्य प्रदेश से। बाकी मुंबई से काफ़ी हो चुकी थी अरेस्ट, गुजरात से भी हो चुकी थी। खैर, तो तीसरे चौथे दिन मुझे करीम लाला का मैसेज आया किसी के थ्रू। तो आर.के. होटल में हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि बलजीत भाई बात ऐसे है कि जो रूसी पठान जो है ये अपने इलाके का बदमाश हो सकता है, अपनी दादागिरी कर सकता है, लेकिन मैं ये कसम खा के कह सकता हूँ कि आदमी देश के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि रूसी पठान का, जिसको रूसी भाई कहते थे सब लोग, कि रूसी भाई का इस केस में कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ आप बोलो, मैं खुद और अपने हज़ारों पठान लेके साथ में ये कसम खा सकता हूँ अल्लाह ताला की कि ये आदमी निर्दोष है और इसको छोड़ देना चाहिए। ये कभी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ काम कर ही नहीं सकता। तो ये बात को मुझे बोले कि क्यों हम ये बात कहीं कर नहीं सकते, तो आप को पुलिस वाले जानते हैं, कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर या दूसरे, आप प्लीज़ उनसे बात कीजिए और कोशिश कीजिए कि रूसी भाई पठान जो है उसकी इस केस में से उसका छुटकारा हो सके। और उन दिनों में रूसी भाई जो थे वो जो पठानों की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था थी, जिरगाए हिंद जो थी, पख्तून जिरगाए हिंद पठानों की संस्था, उसके मध्य प्रदेश के वो प्रधान भी थे। तो शायद करीम लाला के जाने के बाद वो ऑल इंडिया के भी प्रधान रहे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सुना था कहीं। तो मैंने जो छोटे लेवल के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो 2-3 दिन मैंने उनसे राब्ता कायम करके उनसे अंदर की बात निकालने की कोशिश की कि रूसी पठान का क्या रोल निकल रहा है। तो मुझे आहिस्ता फिल्टर होके जो बात मालूम पड़ने लगी कि शायद इसमें रूसी पठान का कोई रोल नहीं हो सकता, क्योंकि होना होता तो अभी तक हमें मालूम पड़ गया होता। तो मैंने जो उस समय पे पुलिस कमिश्नर थे अमरजीत सिंह सामरा, मैंने उनसे एक दिन मौका देखते बात की। मैंने कहा ये रूसी पठान जो मध्य प्रदेश से लाए हैं, मुझे लगता है कि इसका केस के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो समरा साहब बोले इट्स पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट विल टेक टाइम, और आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम किसी बेगुनाह आदमी को बिना मतलब किसी केस में नहीं फंसाएंगे। ये सेंसिटिव केस है बहुत, और इनका नाम आया है तो हमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। आप कह रहे हो इसलिए हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन ये आपको भरोसा दे सकते हैं कि अगर इनका कोई रोल नहीं होगा तो हम इनको छोड़ने में कोई झिझकिचाहट भी नहीं बरतेंगे। वैसे अगर आप चाहो तो आप जॉइंट कमिश्नर एम.एन. सिंह से बात कर सकते हो जो क्राइम के इंचार्ज थे, तो उनके कानों में ये बात डाल दो जो आपने सुनी है। तो मैं उनके ऑफिस से निकल के वो रोड क्रॉस करके, मैदान क्रॉस करके क्राइम ब्रांच के ऑफिस में चला गया। पुलिस कंपाउंड के अंदर ही वो क्राइम ब्रांच का ऑफिस भी था। तो पहले फ्लोर पे एम.एन. सिंह बहुत बढ़िया ऑफिसर थे और बहुत बढ़िया इंसान भी हैं। उसके बाद वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी बने। मेरी आज तक उनसे दोस्ती है। हम हफ्ते में एक आध बार हमारी बात भी होती है। तो खैर, मैं एम.एन. सिंह के पास चला गया जॉइंट कमिश्नर के ऑफिस में। उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे करीम लाला से, मैं कोई बात छुपाता नहीं था किसी से। मैंने उनको सच्ची बात बता दी कि मैं रूसी पठान को नहीं जानता हूँ, मैं उसकी किसी बात की गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मुझे करीम लाला की बात पे भरोसा है। जब करीम लाला जैसा इंसान ये कहता है कि रूसी भाई पठान जो करीम लाला जैसे बोलते थे, उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है और वो इसके लिए कोई भी गारंटी लेने देने के लिए तैयार हैं। तो एम.एन. सिंह साहब ने बोला कि लगता मुझे भी है,
लेकिन थोड़े दिन रुको, देखते हैं। कुछ हमारी टीम इधर उधर गई हुई हैं, जैसे ही वापस आती हैं वो सब जो रूसी पठान ने अपनी बयान में जो अपना जो बताया है कि जिन दिनों के ऊपर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उन दिनों में वो कहाँ थे, वहाँ पे जो थे नहीं थे, तो वो सब जब सामने आ जाएगा तो 2-4 दिन तक हम उनको छोड़ने की जो भी है वो बात करेंगे। अभी थोड़े दिन रुको। तो उन दिनों में रोज़े का मौसम था, समय था, तो रूसी पठान भी रोज़ा रखते थे और क्राइम ब्रांच के लॉकअप में वो सब फैसिलिटीज़ नहीं थी जो एक रोज़ा रखने वाले मुसलमान को मिलनी चाहिए। तो मैंने जैसे करीम लाला ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप ये बात भी पुलिस अफसरों तक पहुंचा देना, तो मैंने एम.एन. सिंह साहब को ये रिक्वेस्ट किया कि ये डिवाउट मुस्लिम है, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, तो अगर इनको वो रोज़ा रखने की और खोलने की फैसिलिटी दे दी जाए तो मुझे लगता है कि वो उसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। हर आदमी को अपना धर्म का पालन करने का हक होना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। और बीइंग अ सिख मैं भी चाहता हूँ कि मेरे धर्म में कोई दखल नहीं होता तो दूसरे के धर्म में भी नहीं होना चाहिए। तो एम.एन. सिंह साहब बोले ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ऑफिसर्स को बोल देता हूँ, उनको जो फैसिलिटी चाहिए होगी रोज़ा रखने की तोड़ने की वो हम मुहैया करवा देंगे, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं हैं। सो इट वाज सो नाइस ऑफ एम.एन. सिंह के वो इतने बड़े केस में भी ह्यूमैनिटेरियन एंगल पे उन्होंने कभी कोई ऐसा कट्टरपन या कोई ऐसी बात कभी नहीं दिखाई। और मैं उनकी ऐसी कुछ और भी एग्जांपल हैं उनके साथ काम करते हुए जो मैंने उनको देखा है। ही वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल ऑफिसर, कानून का पालन करते थे लेकिन कानून को मिसयूज़ नहीं करते थे। तो उन्होंने अपने ऑफिसर को बोल दिया कि रूसी भाई को इनके रोज़े रखने की जो फैसिलिटी है वो विद इन द लिमिट्स जो कानून के हिसाब से दे सकते हैं वो उनको दे दिया जाए। तो उसी दिन मुझे शाम को क्राइम ब्रांच के नीचे ऑफिस में रूसी भाई से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मेरा थैंक्स भी किया, उनको मालूम पड़ गया कि ये सब मैंने करवाया है, और मेरे बहुत थैंक यू किया ऑफिसर के सामने, ऑफिसर की भी तारीफ़ की। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मालूम है कि कुछ और आरोपियों की पिटाई हो रही थी 2-4 दिन पहले, लेकिन मुझे किसी ने हाथ नहीं लगाया अभी तक, तो ये एक अच्छी बात है। वो खुद कहने लगे कि अगर यही कांड कहीं मध्य प्रदेश में हुआ होता तो अब तक तो मुझे उल्टा लटका के मार भी दिया होता शायद, लेकिन ये बम्बई पुलिस की एक बड़ी कानून के प्रति इनकी निष्ठा की बात है जो अभी तक कोई इन्होंने मुझे तंग नहीं किया। और मुझे लगता है कि होगा भी नहीं, क्योंकि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। बल्कि अगर मैं छूटता हूँ तो मुझे बोले रुचि भाई कि अगर आप ऑफिसर्स को बोल देना, मैंने इन छोटे ऑफिसर को ही बोला है कि अगर मैं छूटता हूँ तो जो लोग आपको चाहिए गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कहीं भी, वो मुझे बताइए, उनको ढूंढ के ला के मैं हाज़िर करूँगा आपके सामने, मैं उनको पेश करूँगा। तो ये बात मैंने फिर 2-3 दिन के बाद एम.एन. सिंह को बोली कि रूसी पठान का कहना है कि जो आरोपी आपको चाहिए उनको ला के देंगे। तो बोलते थे हमारी टीम एक वापस आई है, उसमें कुछ भी रूसी पठान के ख़िलाफ़ नहीं निकला है, तो आप उनको बोल दीजिए कि अपना कोई एडवोकेट खड़ा करके अभी नहीं 10 के दिन रुकने को बोलो, तो उसके बाद एक अपना वकील खड़ा करें और बेल के लिए अप्लाई कर दें तो उनकी बेल हो जाएगी। तो वही हुआ, 10 एक दिन के बाद रूसी पठान ने बेल एप्लीकेशन दी और क्राइम ब्रांच ने उसको अपोज़ नहीं किया और बेल पे जाने दिया, लेकिन उसमें कुछ शर्तें रखी कि रूसी पठान देश छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, अपना पासपोर्ट जमा करवाएंगे और हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन क्राइम ब्रांच में हाज़िरी लगाएंगे और मुंबई छोड़ के नहीं जाएंगे। तो और बेल के बाद रूसी पठान मुंबई के होटल में रुके, करीम लाला का होटल था या किसी और का पता नहीं, वहाँ रुके और 2.5-3 महीने तक उनको वो क्राइम ब्रांच के ऑफिस में जाके हाज़िरी लगवानी पड़ती थी और जो कोर्ट की शर्तें थी वो उन्होंने पूरी की। मुझे भी मिल लेते थे शाम को, कभी मैं उनके पास चला जाना चाहता, मुझे मिलने आ जाते थे, तो हमारा एक अच्छा राब्ता हो गया। फाइनली जब चार्जशीट मुंबई पुलिस ने पेश की तो चार्जशीट में रूसी पठान का नाम नहीं था और उनकी जो वो बेल थी, कागजी कार्रवाई सब खत्म हो गई। रूसी पठान वॉज अ फ्री बर्ड अगेन, वो वापस अपना भोपाल चले गए। तो बहुत सालों के बाद एक बार अब मेरे एक मित्र थे
हैं अभी भी, बॉम्बे में रहते हैं, भूषण मदान, पंजाबी फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं, 8-9 हिट फिल्में उन्होंने बनाई हुई हैं। तो एक मेरा ड्राइवर था ओम प्रकाश पंडित, तो हम तीनों बाई रोड मारुति 800 गाड़ी लेके बम्बई से कुल्लू मनाली का हमने प्रोग्राम बनाया घूमने का। तो रास्ते में हम इंदौर वाला रूट पकड़ लिया, गुजरात का नहीं लिया। मध्य प्रदेश से होते हुए हम दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। तो हमने इंदौर से ग्वालियर जाना था, भोपाल हमारे रास्ते में पड़ता नहीं था। तो अनफॉर्चुनेटली भोपाल इंदौर आके हमारी जो गाड़ी थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो वहाँ पे जो मारुति की एजेंसी थी वहाँ पे हमने जाके गाड़ी खड़ी किया। उन्होंने लंबा चौड़ा बजट बता दिया कि इसका तो ये खर्चा है, वो खर्चा है, और 3 दिन लगेंगे आपको। हमें इंदौर में कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं। मुझे अचानक रूसी पठान की याद आई, तो मैंने बम्बई फ़ोन करके करीम लाला के ऑफिस में रूसी पठान का नंबर लिया। वहाँ से इंदौर में जिस होटल में रुके थे उस होटल से भोपाल रूसी पठान को फ़ोन किया। वो घर पे नहीं थे, लेकिन उनके घर में जो औरत, बाद में मालूम पड़ा कि उनकी वाइफ थी, उसने फ़ोन उठाया था। तो बोलते अभी तो घर पे नहीं है, उनको मैं उनको जब आएंगे तो मैसेज दे दूँगी, आपको वापस फ़ोन करेंगे। तो कोई 2 घंटे के बाद उनका रात को होटल में भोपाल से फ़ोन आ गया इंदौर। हमारी गाड़ी हमने वर्कशॉप में, मारुति के शोरूम के पीछे जो वर्कशॉप थी उसमें हमने रिपेयर के लिए दे दिया। तो रूसी भाई बोले कि आप कोई चिंता की बात नहीं है, वो जिसकी एजेंसी है वो मिस्टर अग्रवाल, वो मेरे भाई जैसे हैं, तो मैं उनको अभी फ़ोन कर देता हूँ और आपकी गाड़ी कल तक रेडी हो जाएगी। 3 दिन आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और आप सीधा कल गाड़ी लेके आप ग्वालियर नहीं जाओगे, आप भोपाल आओगे और मैं आपको भोपाल में मिलूँगा। खैर उन्होंने कहीं रात को उस अग्रवाल साहब को फ़ोन कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने पता नहीं क्या किया, 11 बजे हमारी गाड़ी रेडी करके हमारे होटल के बाहर खड़ी कर दी। हमने कहा भैया कितने पैसे, बोलते पैसे नहीं लेने। तो रूसी भाई ने दे दिए पैसे हमें। मुझे बहुत अजीब लगा, मैंने कहा पैसे कोई, तभी ये कोई आज का सिस्टम तो था नहीं कि आपने खड़े खड़े मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र किए दूसरी जगह चले गए। तो मुझे लगा ये वो एहसान वाली बात हो रही है। तो वो होटल वाले को फ़ोन कर दिया रूसी पठान ने कि इनसे बिल नहीं लेना। हमारे लाख कहने के बावजूद होटल वाले ने बिल नहीं लिया एक रात का, गाड़ी ठीक करने वाले ने गाड़ी ठीक करने के पैसे नहीं लिए, और हमारी गाड़ी हमें ज़बरदस्ती बोले आप जाइए, रूसी पठान आपके भोपाल में वेट कर रहे हैं, अब हमारे से बहस मत कीजिए, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो रूसी भाई ने हमें बोल दिया था कि मैं थोड़ी यहाँ प्रॉब्लम चल रही है तो आप घर पे तो नहीं आ सकोगे, मैं बताऊँगा क्या बात है, लेकिन आप इस रूट से आना और वहाँ पे शहर के बाहर बाहर एक जो सांची की रोड है उस पे एक टायरों की दुकान है, उस दुकान पे आप रुकना और दुकान वाला अपने आप मुझे खबर कर देगा तो मैं आ जाऊँगा। और टायर वाली दुकान पे जहाँ पहुँचे तो उसने बताया कि अहमदाबाद से कोई आरोपी कुछ बड़ा कांड करके भागे हुए हैं, और वही जो शक पहले मुंबई पुलिस को था ब्लास्ट के टाइम पे, वही शक अहमदाबाद पुलिस को था। फिर रूसी भाई कि वो रूसी भाई के पास जाके रुके होंगे भोपाल में। तो गुजरात पुलिस के 30-35 ऑफिसर्स ने उनके घर को घेरा डाल के रखा हुआ था और रूसी भाई अंडरग्राउंड हुए थे। वो अंडरग्राउंड हुए हमारी मदद कर रहे थे इंदौर में। तो थोड़ी देर के बाद वो आदमी हमें लेके हमारी गाड़ी लेके आधा किलोमीटर गए, गाड़ी बाहर खड़ी किया और हमें 15-20 घरों से आगे वाले डोर से एंटर करते थे, पीछे वाले दरवाजे से निकल के दूसरे घर में जाना, उससे निकल के तीसरे, ऐसे 15 घरों से निकल के एक घर में हमें उस टायर वाले दुकान वाले ने बैठा दिया और 5 मिनट के बाद एक छोटी सी सोनगनमा दरवाजे से रूसी पठान हमारे सामने हाजिर हो गए। और वो सब हिंदुओं के घर, रूसी पठान मुसलमान, और उनके घर में बैठ के हमें उन्होंने खाना खिलाया, बेटी सब उनके पाँव हाथ लगाए और एक अंदर उन्होंने अपने घर से लेके शहर के बाहर निकलने तक वो रास्ता बनाया हुआ था गुफा के तरीके का, जो घरों के अंदर से आता था और किसी को मालूम नहीं कि इस घर से दूसरे घर में जाने का क्या रास्ता क्या है। लोग ही रूसी पठान को बताते थे कि आप यहाँ से जाइए। इतनी गुडविल उस आदमी ने बना के रखी हुई भोपाल में। तो ये उनका तरीका था। और वहाँ से फिर हमें उन्होंने हमारी गाड़ी में बैठे और शांति जो बुद्धा स्तूपा है, बुद्ध का मंदिर है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे हमें लेके गए हमारे साथ। बोले इतने दूर आए हो तो ये टेम्पल भी देख लो।
फिर दिखा के हमें रात को भोपाल में लेक के किनारे जहाँ इनका चीफ मिनिस्टर वगैरह के ऑफिस हैं, वहाँ पे ताज वालों का 5 स्टार होटल था, 4 स्टार था, वहाँ पे हमें साथ में गए। हमारे गुजरात पुलिस उनके घर को घेराबंदी करके बैठी है, उनको ढूंढ रही है, और रूसी पठान हमारे साथ हमारी मारुति 800 में 5 स्टार होटल में हमें कमरा बुक करा के जाता है, और वहाँ उनको कह के जाता है कि इनसे पैसा नहीं लेना, इनके मेरे ऊपर बहुत बड़े एहसान हैं। दूसरे दिन सुबह 4:30 बजे हमने बोला हम तो 5 बजे निकलेंगे, हमें अभी ग्वालियर जाना है, फिर आगरा जाना है, दिल्ली पहुँच के हमने पंजाब की तरफ जाना है। तो सुबह 4:30 बजे फिर आ गए। हमारे लाख कहने पे होटल वालों ने पैसे नहीं लिए। तो मैंने रूसी भाई से थोड़ा गिला किया, मैंने कहा ये बात अच्छी नहीं है, इससे अच्छा तो हम निकल जाते। तो ये एहसान आप बहुत का बोले नहीं, जो आपने मेरे ऊपर एहसान किया ब्लास्ट के टाइम पे, उससे बड़ा एहसान मेरे ऊपर किसी ने आज तक नहीं किया। मैंने कहा मेरा कोई एहसान नहीं था, वो पुलिस वालों का एहसान था, कानून उनके हाथ में था, फैसला उनके हाथ में था। पर वो रूसी पठान के दिल में कहीं ये बात बैठ गई थी कि बलजीत परमार ने जो मेरा काम करवाया, इसलिए मेरी वो इतनी आवभगत खैर कर रहे थे। तो खैर मैंने अब जब वहाँ से निकले, हम रूसी भाई को टायर वाले के पास छोड़ा, तो वहाँ से वो फिर गली में घुस गए। तो वहाँ टायर वाले का शुक्रिया वगैरह करके उसने हमें रास्ता समझाया, तो हम गए। उसके बाद मैंने आके करीम लाला को वापस आके वो टूर के बाद बोला कि ऐसे रूसी पठान ने हमारे ऊपर खर्चा भी किया और पैसा भी नहीं लिया। तो बोलते नहीं, आप तो वो आपसे बहुत खुश हैं। और अभी वो उन्होंने मुझे फ़ोन आया था 3-4 दिन पहले कि बलजीत परमार के पास एक छोटी सी पुरानी मारुति 800 है, मैं उनको उनके लिए नई जिप्सी लेके आ रहा हूँ मारुति वालों की। तभी जिप्सी का बहुत क्रेज़ था और वो शॉर्ट सप्लाई में भी थी, मिलती नहीं थी थोड़ा की। तो मैंने करीम लाला को बोला मेरे सामने अभी फ़ोन कीजिए उनको कि मुझे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चाहिए, बल्कि मैंने अंदाज़ा लगाया है कि हमारे दोनों के ऊपर उन्होंने 5,000-6,000 का खर्चा किया है, वो मैं आपको ये देता हूँ, आप उनको दे देना मेरी तरफ से। तो करीम लाला मखौल करने लगे, बोले कोई बात नहीं, आप हमारे भाई जैसे हो, रूसी भी हमारा भाई जैसा है, तो भाइयों में कोई हिसाब किताब नहीं होता। तो ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात होती है। ऐसे लोगों के साथ रह के मैंने यही सीखा कि अगर आपके असूल हैं, आप में कहीं ना कहीं ईमानदारी है, जिंदा दिली है, इंसानियत है, इंसान कोई बुरा नहीं होता, उसके कर्म, उसके रिश्ते उसको अच्छा बुरा बनाते हैं। इस बात के साथ आज का ये किस्सा यही समाप्त करते हैं। आने वाले दिनों में और ऐसे किस्से लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।